हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 10th यूनिट है जिसका नाम है बिहारी का काव्य। इस वीडियो में हम बिहारी की नीति और बिहारी की भक्ति, नीति और लोक जीवन में उन्होंने किस प्रकार दोहे लिखे, क्या भूमिका है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि थे, लेकिन रीतिकाल के होते हुए भी उनकी कवि में भक्ति के गुण देखने को मिलते हैं थोड़े थोड़े, और नीति के भी। वो निर्गुण भक्ति से भी परिचित थे, उन्हें निर्गुण भक्ति के बारे में भी सब कुछ पता था। थोड़े थोड़े गुण निर्गुण भक्ति के भी उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। भक्ति एवं नीति से संबंधित अनेक दोहे, मतलब उनके दोहे, बहुत सारे दोहे हैं जो भक्ति और नीति से संबंधित है, उन्होंने जो अपने जीवन में लिखे हैं। किसी भक्ति संप्रदाय या विचारधारा के प्रति रुझान नहीं, मतलब उनका किसी भक्ति संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे वो, या फिर किसी विचारधारा, भक्ति से संबंधित किसी विचारधारा के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था, लेकिन फिर भी उनके काव्य में निर्गुण, सगुण भक्ति और नीति से संबंधित दोहे देखने को मिलते हैं। सगुण निर्गुण का भेद नहीं किया, मतलब उन्होंने कभी भी निर्गुण या फिर सगुण का भेद नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं माना कि सगुण ज्यादा अच्छा है या फिर निर्गुण कम है, या फिर निर्गुण ज्यादा अच्छा है सगुण कम है। उन्होंने दोनों को बराबरी से देखा, सगुण और निर्गुण को। कृष्ण में आस्था, उदाहरण मंगलाचरण के दोहे। अब ये जो इनका ग्रंथ है मंगलाचरण, ये इसके जो दोहे हैं उसमें इन्होंने कृष्ण से संबंधित लिखे हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि ये श्री कृष्ण में इनकी आस्था थी, श्री कृष्ण में आस्था रखते थे। मन की शुद्धता पर बल। बिहारी ने मन की शुद्धता पर बल दिया। लोगों को मन की शुद्धता के लिए इन्होंने जागरूक किया और लोगों को बताया। आडंबर युक्त भक्ति का विरोध। अब जो आडंबर युक्त भक्ति होती थी, भक्ति काल के सभी कवियों ने, जितने भी कवि थे, उन्होंने आडंबर युक्त भक्ति का विरोध किया था। तो इसी तरह बिहारी ने भी आडंबर युक्त भक्ति, यानी कि पुराने रीति रिवाजों से जुड़ी और बहुत सारे, मतलब जो बुराइयां होती थी उन सब का विरोध किया और इस भक्ति का विरोध किया इन्होंने। जैसे कि मुल्ला मौलवी होते थे और पंडित, ये लोग ना जनता को धर्म के नाम पर लूटते थे, तो इन्होंने इस भक्ति का विरोध किया कि इस प्रकार की मुल्ला मौलवियों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नीति के दोहों में धन, स्वर्ण तथा कुआचरण की निंदा। अब इनके जो दोहे हैं, नीति के दोहे, उसमें इन्होंने धन, स्वर्ण मतलब कि सोना, और कुआचरण बुरा आचरण, बुरी तरीके से किसी से बात करना, तो इस सब की इन्होंने निंदा की है। काव्यात्मक प्रतिभा से नीति को नया भाव रूप दिया। इनकी जो काव्यात्मक प्रतिभा थी वो इतनी ज्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी कि इन्होंने नीति को एक नया भाव दिया, नया रूप दिया इन्होंने नीति को। लोक उपयोगी ज्ञान में लोक के अनुभव तथा व्यवहारिक मौजूद है, व्यवहारिकता। अब इनका जो लोक उपयोगी ज्ञान है जो इन्होंने लोगों को देना चाहा है, उसमें लोक का जो अनुभव है, मतलब किस प्रकार के उस समय लोग रहते थे, ये सब अनुभव उनके काव्य में मौजूद है, और व्यवहारिकता भी इनके काव्य में मौजूद है, हमें देखने को मिलती है लोकोपयोगी ज्ञान में। अब दूसरा सेकंड टॉपिक है काव्य रूप। तो इनका काव्य रूप, इन्होंने किस प्रकार का काव्य रूप था इनका काव्य रूप, तो इस बारे में हम देखते हैं। केवल मुक्तक काव्य रचना की, इन्होंने मुक्तक काव्य रचना की। इन्होंने प्रबंध शैली में कुछ भी नहीं लिखा, बस मुक्तक रचना में, मुक्तक शैली में इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। अभिव्यक्ति माध्यम दोहा, छंद, दरबारी परंपरा, मतलब अभिव्यक्ति का जो माध्यम था इनका वो दोहा छंद था। दोहा छंद में इन्होंने अपना जो काव्य है वो लिखा है, और दरबारी परंपरा के अनुसार लिखा है इन्होंने। दोहा मुक्त काव्य का छंद जिसके सीमित शब्दों में अधिक अर्थ भरना होता है। अब इन्होंने दोहा का जो मुक्त काव्य रूप है उसका प्रयोग किया है, उस छंद का प्रयोग किया है, और ये जो दोहा का मुक्त काव्य रूप है इसमें इस प्रकार लिखना होता है कि जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा भर जाए और शब्द बहुत कम हो, शब्द सीमित हो और अर्थ अधिक हो। तो इस प्रकार के इन्होंने दोहा काव्य मुक्तक रूप का प्रयोग किया है। बिहारी ने दोहा छंद में चमक ला दी, मतलब इन्होंने इस तरह से इतना सुंदर तरीके से दोहा और छंद का प्रयोग किया कि उसमें चमक यानी कि सुंदरता ला दी इन्होंने। सूक्तियों का सुंदर व्यंजना। अब सूक्तियां जो थी इन्होंने उसको सुंदर व्यंजना किया, सुंदर तरीके से उनका प्रयोग किया और अपने काव्य में इसको दिखाया है।
चित्रण व अनुभव की सुंदर योजना, मतलब इन्होंने जिस प्रकार का काव्य लिखा है उसमें जो जैसे कि किसी शहर का चित्रण या फिर राजमहलों का चित्रण ये इस प्रकार से किया है कि बहुत ज्यादा सुंदर योजना की गई है उसकी, और अनुभव से किया है अपने, या यानी कि बस अपनी कल्पना के आधार पर कर दिया, इनका जो अनुभव है उसके आधार पर किया है इन्होंने। मुक्तक काव्य की स्वच्छंद प्रवृत्ति का उपयोग। अब जो मुक्तक काव्य है उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का प्रयोग किया है इन्होंने, स्वच्छंद तरीके से इन्होंने लिखा है अपने काव्य में। रीति शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग, जैसे श्रृंगार, अलंकार, नक्षिक वर्णन, दूती प्रसंग आदि। अब ये जो है काव्य रीति शास्त्रीय पद्धति यानी कि रीति काल में जो उस समय चलता था, श्रृंगार, अलंकार, नक्षिक वर्णन ये सभी चलता था, राजाओं की प्रशंसा, तो ये रीति शास्त्रीय पद्धति हो जाती है। तो इन्होंने इसका भी प्रयोग किया है, जैसे कि अलंकार, श्रृंगार, नक्षिक वर्णन, रति, प्रसंग ये सब रीति शास्त्रीय पद्धति है, तो इन्होंने इस सब का भी प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहारी की काव्य भाषा। तो बिहारी की काव्य भाषा किस प्रकार की थी ये देख लेते हैं हम। सबसे पहली बात, बिहारी की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, ये ब्रज भाषा में लिखते थे और रीतिकाल के ज्यादातर कवि ब्रज भाषा में ही लिखते थे। परझाई के स्थान पर झाई शब्द का प्रयोग, इन्होंने जो इनका काव्य है उसमें जहाँ जहाँ परझाई आया है इस परझाई शब्द के स्थान पर इन्होंने झाई शब्द का प्रयोग किया है, ये इनकी काव्यगत भाषागत विशेषता है। रीतिकालीन अलंकारों व चमत्कारों से ब्रज भाषा का श्रृंगार, यानी कि रीतिकाल के जो अलंकार थे और चमत्कारिकता थी उससे इन्होंने ब्रज भाषा को एक नई दिशा दी, ब्रज भाषा का श्रृंगार किया। शब्दों को दो प्रकार से तराशा, अनुकूल तथा प्रत्यय जोड़कर। अब इन्होंने दो प्रकार के दो तरह से शब्दों का प्रयोग किया। एक तो अनुकूल शब्द वो होते हैं जो सीधे सीधे शब्द होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ये जिस तरीके से बोलते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, तो ये शब्द तराशा, प्रकार, ये सब सीधे सीधे शब्द हैं, तो ये अनुकूल शब्द हो गए। और प्रत्यय जोड़कर, जिसमें हम कुछ चीज जोड़ देते हैं, कुछ शब्दों को जोड़कर बनाते हैं हम, तो वो प्रत्यय जोड़कर शब्द बन जाते हैं, प्रत्यय शब्द। तो इन्होंने इस प्रकार के शब्दों का भी प्रत्यय जोड़कर शब्द भी बनाया और अनुकूल शब्द जो थे उनका शब्दों का भी प्रयोग अपने काव्य में किया, काव्य भाषा में। विशेषण जोड़कर शब्दों को नव संस्कार दिया। अब इन्होंने शब्दों में सिर्फ प्रत्यय ही नहीं जोड़ा, इन्होंने विशेषण भी जोड़ा शब्दों में और उसको एक नया संस्कार दिया, यानी कि एक नई विशेषता के तौर पर उभारा विशेषण जोड़कर। काव्य भाषा की सृजनात्मकता में क्षेत्रीयता की भूमिका। अब इनकी जो काव्य भाषा है उसकी सृजनात्मकता यानी कि उसकी सच्चाई में इन्हें क्षेत्रीयता की भूमिका, ये जिस क्षेत्र में रहते थे उसकी सच्चाई भी देखने को मिलती है, उस क्षेत्र की भूमिका भी देखने को मिलती है, उसके शब्द भी देखने को मिलते हैं इसमें। काव्य में शब्द रूपों का सार्थक प्रयोग, इन्होंने काव्य में शब्द के जो रूप है उसका प्रयोग किया है, सार्थक प्रयोग किया है। प्राकृत, अपभ्रंश व डिंगल का प्रयोग, अक्ष, बिज, कज्जल, छाई। अब इन्होंने प्राकृत के साथ साथ अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग किया और डिंगल पिंगल जो भाषा थी एक प्रकार की उस समय की डिंगल भाषा का भी प्रयोग किया और उसमें अक्ष, बिज, कज्जल, छाई इन सारे शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। बिहारी की ब्रज भाषा पर बुंदेलखंडी व अवधी का प्रभाव है। अब उस समय बिहारी राजस्थान में थे, राजस्थान के राजा के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे, तो इनकी भाषा में बुंदेलखंडी का भी प्रभाव देखने को मिलता है और अवधी भाषा का भी बुंदेलखंडी का प्रभाव देखने को मिलता है इनकी भाषा में। पूर्वी हिंदी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब जो इनकी भाषा थी उसमें पूर्वी हिंदी जो है उसके शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है। अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग, कबूल, रकम, जैसे कि ये शब्द है कबूल, रकम, तो ये सब अरबी और फारसी के शब्द हैं, इसका प्रयोग भी इनकी भाषा में देखने को मिलता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, जो बिहारी थे उन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है अपनी भाषा में। वर्ण मैत्री द्वारा भाषा में नाद, सौंदर्य व ध्वन्यात्मकता का चमत्कार ला दिया। वर्ण मैत्री मतलब इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो वर्णों के मित्र बन गए थे
इतने अच्छे तरीके से उन्हें भाषा पर अधिकार हो गया था कि उन्होंने उसका नाद सौंदर्य भी किया, ध्वन्यात्मक सौंदर्य। वर्ण जो होते जब हम बोलते हैं तो उसी को ही जो शब्द हम बोलते जाते हैं वर्णों से ही ध्वनि बनती है। ये उसमें ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटे क्लासेस में। तो उस प्रकार की इन्होंने इतने अच्छे तरीके से वर्णों का प्रयोग किया अपने काव्य में कि ध्वन्यात्मकता में एक चमत्कार आ गया। मतलब ध्वनि में जब भी उनका कोई दोहा या फिर छंद पढ़ा जाता है तो उसमें एक चमत्कार सा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे चमत्कार। तो उसकी जो ध्वनि है वो इतनी अच्छी लगती है। तो उन्होंने इस प्रकार के वर्ण मैत्री का प्रयोग किया जिससे उनके काव्य में सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता में चमत्कार आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिंब, अलंकार और छंद। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। काव्य में बिंब की सार्थक योजना, इनका जो काव्य है उसमें बिंब की सार्थक योजना यानी कि खुद ही जो बिंब है उसका प्रयोग, उसकी सार्थक योजना की गई है। उनके जीवन व परिवेश के मिलने पर बिंब का निर्माण हुआ है, यानी कि उनका जो जीवन है और उनका परिवेश है उसके दोनों के मिश्रण से बिंब का निर्माण हुआ है। उन्होंने अपने जीवन पर और जहाँ वो रहते हैं यानी कि दरबार में रहते हैं वो जयसिंह के दरबार में, तो उसके मिलने से उन्होंने बिंब का निर्माण किया है उसके तौर पर। बिंब में शब्द चयन सावधानी पूर्वक, बिंब में जो शब्द का इन्होंने चयन किया है वो सावधानी पूर्वक किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। सामंती परिवेश को अपनी बिंब विधान की सृजनात्मक शक्ति से मूर्त रूप दिया। सामंती परिवेश मतलब कि जो राजा महाराजा होते थे उनका जो उस समय में जो राजा महाराजा होते थे वो होते थे और उनकी जनता होती थी, तो इसको सामंती परिवेश कहते हैं। तो इन्होंने सामंती परिवेश को अपनी बिंब विधान की सृजनात्मक शक्ति से एक अच्छा रूप दिया, एक मूर्त रूप दिया इन्होंने। दोहे में रीति युगीन मानसिकता मूर्तिमान होती है, मतलब कि दोहे जो है इनके उसमें रीति युगीन मानसिकता देखने को मिलती है। बिहारी द्वारा स्थलों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया गया, मतलब स्थलों में इन्होंने बिहारी ने स्थलों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया। यमक व श्लेष अलंकारों का प्रयोग, इनके काव्य में यमक और श्लेष इन दो प्रकार के अलंकारों का प्रयोग मिलता है। और भी अलंकारों का प्रयोग मिलता है लेकिन यमक और श्लेष अधिक देखने को मिलते हैं। दोहा छंद के कारण बिहारी की अधिक प्रशंसा हुई। अब इन्होंने जो अपना काव्य लिखा, इनका जो काव्य रूप था वो दोहा छंद था, तो इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी विशेषता के कारण इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई, बहुत ज्यादा फेमस हुए बिहारी। दरबारी काव्य परंपरा के अनुरूप दोहा छंद का प्रयोग किया। इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग यूं ही नहीं कर दिया, मतलब ऐसे ही किसी भी दोहा छंद का प्रयोग कर दिया, बल्कि दरबारी काव्य परंपरा, दरबार में एक परंपरा थी कि वो लोग जो दरबार के कवि होते थे वो दोहा छंद का प्रयोग करके ही अपना काव्य लिखते थे। तो इन्होंने इसी परंपरा के अनुरूप, इसी परंपरा के अनुसार दोहा छंद का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, बाकी लोगों से अलग तरीके से किया, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।